अब देखो ये क्या लिखा हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश में पढ़ोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस पता चलेगा आपको। ये क्या है, मैंने कहा ना शेरो शायरी चल गई है, मौसम से मौसम। और इंग्लिश में लिखा है सीजन टू सीजन, जो चेंज होता है डे एंड नाइट की लेंथ में, वो उसकी वजह क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो बन गया मौसम की तरह बदलते हो जाओगे टाइप से। बढ़ो आगे, कौन सा सवाल सही होगा इसमें, कौन से ऑप्शंस में सही होंगे। तो क्या अर्थ जब अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो उसकी वजह से क्या दिन और रात छोटे होते हैं, मतलब लेंथ ऑफ डे एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन। जैसे आजकल दिसंबर चल रहा है तो रातें बहुत बड़ी हैं, दिन छोटे हैं, इसका उल्टा जून में हो जाता है। तो अर्थ में की एक्सिस 23.5 टिल्ट है, उसकी रोटेशन की वजह से क्या ऐसा होता है। दूसरा सवाल है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा, जो इलिप्टिकल वे है अर्थ का सन के चारों ओर रिवोल्यूशन का, क्या उसकी वजह से होता है। थर्ड है, कोई जगह किस लैटिट्यूड में है, क्या उससे फर्क पड़ता है, लेंथ का कम ज्यादा होना। सवाल बहुत शानदार है, ध्यान रखना। और फोर्थ है, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ जो है अपने उस पे जो रिवोल्यूशन करती है ऐसे, उसके हिसाब से। ऑन इट्स एक्सिस की जगह पे ये ऑर्बिट होना चाहिए वैसे, फोर्थ वाला ऑप्शन। मान लो ये ऑर्बिट ही है, तो फिर कौन कौन से क्वेश्चन आपके आंसर इसमें सही होंगे ये आपको लगाना है। करेक्ट पूछ रहा हूं, वो इनकरेक्ट नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शंस के हिसाब से आप आंसर लगाओ। तो कई महानुभाव हैं जो कह रहे हैं कि आंसर सी सही है। अब ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सही है। सभी लोग सी बोल रहे हैं। देखो मतलब सी का मतलब ये है कि आपके हिसाब से पहला दूसरा तीसरा सवाल सही होना चाहिए है, और चौथा गलत होना चाहिए, ऐसा आपका कहना है। अब जो ये कह रहे हैं, पहला सवाल तो देखो, वो कह रहा है कि डे की लेंथ, जैसे हम कहते हैं कि हमारे यहाँ जून का महीना आता है तो हम कहते हैं कि डे की जो लंबाई है बहुत ज्यादा हो जाती है और नाइट की बहुत कम हो जाती है। दिसंबर का महीना आता है तो डे बहुत बड़ा, नहीं सॉरी, डे तो बहुत छोटा हो जाता है और नाइट बढ़ जाती है। तो ये जो सीजन चेंज हो रहा है, सीजन टू सीजन, मतलब वो किसकी वजह से होता है। तो आप देख रहे होंगे 6-6 महीने में हो रहा है ना ये, तो मतलब कोई ऐसा नहीं कि आज दिन बड़ा था तो कल छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। काफी लंबे टाइम में, साल में 2 बार ऐसे सीजन आते हैं। तो क्या ये अर्थ की अपनी रोटेशन पे, अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस की वजह से होगा। मतलब ये है, ये अर्थ है, ये अपने एक्सिस किसको बोलते हैं, जब नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली एक लाइन होगी, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को कनेक्ट करती है ना एक लाइन, उस लाइन को कहते हैं एक्सिस ऑफ अर्थ, पृथ्वी का अक्ष। मैंने पढ़ाया भी था शायद पहले आपको। उसके चारों ओर अर्थ घूमती है ऐसे, इसको बोलते हैं रोटेशन यानी घूर्णन। 24 आवर्स में यहां से यहां पहुंच जाती है। तो 24 आवर्स में अगर अर्थ एक रोटेशन करती है, जो ऑप्शन पहला है, फर्स्ट है स्टेटमेंट फर्स्ट, क्या इसकी वजह से डे एंड नाइट्स जो होंगे वो दिसंबर जनवरी में और जून में मई में कम या बहुत ज्यादा हो जाएंगे। पहला ऑप्शन सही होगा कि नहीं होगा ये बताओ। अब जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो उनके लिए मेरा एक ही सवाल है। अब देखो मैं दूसरे टाइप से क्लास लेता हूं। एक वर्ड आता, कुछ तो शर्म कर लो। नहीं, अर्थ की रोटेशन है 24 आवर्स में एक राउंड लगा देता हो, जो 24 घंटे में, क्या सुबह दिन अलग रात को दिन अलग ऐसा होता है। वो लेंथ में कह रहा है कि दिन बड़ा कि रात छोटी, तो रोटेशन से क्या प्रभाव पड़ जाएगा उस पर, जरा ये बताओ मुझे। कैसे कैसे आंसर देते हो कभी कभी आप लोग। ये सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूँ मैं जिन्होंने पढ़ा लिखा है थोड़ा बहुत है, जैसे कोई नए स्टूडेंट तो उनके लिए नहीं, वो बिल्कुल अभी आउट में है, मतलब वो चलेगा, वो कोई भी आंसर दे। रोटेशन क्या, रोटेशन, ये रोटेशन किसको बोलते हैं, एक्सिस, एक्सिस के चारों ओर जो अंदर का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन है, इमेजरी लाइन, उसके सराउंडिंग्स में अगर ऐसे अगर से घूम जाती है ऐसे 24 घंटे में, तो इससे क्या इंडिया में यहां था तो दिन बड़ा, यहां था तो रात बड़ी हो जाएगी, पीछे जाएगा तो। कैसे कैसे आंसर दे, तो मतलब हद है। फिर तो क्या गलत है इसमें, तो खाना तो छोड़ो आप लोगों को,
अब जीने का अधिकार तो है ही, खैर जीने का अधिकार मैं नहीं छीन सकता क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हुआ है, लेकिन खाना वाना तो छोड़ो, नहाओ भी मत अब, ठीक है? नहाने का भी हक नहीं है क्योंकि मैंने बताया हुआ है पहले ही, तो ये गलत है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करती है, बिल्कुल सही बात है, दूसरा आंसर सही होगा। सूर्य के चारों ओर 365 डेज में जब ऐसे जाएगा, पूरा एक राउंड लगाएगा, तो जैसे ये सन है, मेरा हाथ ये सन है, अर्थ यहां पे, तो ये मान लो जून में यहां थी अर्थ, ठीक है, जून में यहां है, जुलाई अगस्त सितंबर में यहां हो जाएगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में यहां हो जाएगी, मार्च में फिर यहां आ जाएगा, फिर अपने आप यहां आ जाता है। तो 6-6 महीने में जो सीजन चेंज होते हैं उसी से तो दिन रात बड़े या छोटे होते हैं। जैसे मैंने कहा दिसंबर में बहुत बड़ा रात होती है, जून में बहुत छोटी रात होती है, दिन बहुत बड़ा होता है जून में, तो 6-6 महीने होता है, तो किसकी वजह से होगा वो? तो समझ गया आप? तो दूसरा आंसर क्या है इसका? बिल्कुल करेक्ट है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है, एलिमिनेट करना सीखो, ये तो हो ही नहीं सकता। अब केवल एक सही कैसे हो सकता है? ये तो गलत है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि पहला गलत है, तो आंसर दूसरा और चौथा। इसके हिसाब से स्थान की अक्षांशीय स्थिति, लैटिट्यूड से क्या फर्क पड़ जाएगा बताओ? लैटिट्यूड से ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता है फिलहाल, वो मेनली होता है घूमने की वजह से, ठीक है। और मैंने लास्ट क्लास में अभी कहा था, हमने अक्ष पर पृथ्वी का परिक्रमण, ये अक्ष की जगह कक्ष होना चाहिए, अर्थ की ऑर्बिट होती है ना एक सूर्य के चारों ओर, उसमें घूमने की वजह से होता है, रिवोल्यूशन की वजह से होता है, परिक्रमा के आधार पे होता है, क्योंकि वो 6-6 महीने में हो रहा है। अगर हाँ 24 घंटे में चेंज होता है, जैसे सुबह दिन हो रहा है और अभी थोड़ी देर बाद रात हो जाएगी, तो वो किसकी वजह से होता है? परिक्रमा की वजह से थोड़ी होगा। वो परिक्रमा की वजह से 365 डेज में कोई चीज घटेगी ना, यानी 6-6 महीने में। हम कह रहे हैं कि आज इंडिया में सुबह दिन था, आज 12 घंटे बाद रात हो जाएगी, तो किसकी वजह से हो रहा है? ये रोटेशन की वजह से हो रहा है, एक्सिस के चारों ओर। तो दिन और रात का चेंज होना वो रोटेशन की वजह से होता है, जो 24 आवर्स में हो जाता है। अब हम कह रहे हैं कि आज ठंडा मौसम है, कुछ समय बाद गर्मियों का मौसम आ जाएगा 4 महीने बाद, और हम कह रहे हैं रोटेशन की वजह से हो रहा है। रोटेशन मतलब अपने एक्सिस के चारों ओर घूमना, जो 24 आवर्स के आसपास होता है। बात मेरी समझ में आई? क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए, तो आंसर इज बी। दूसरा सवाल, किसी देश की जलवायु और मौसम में परिवर्तनशीलता की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी मतलब कहीं पर क्लाइमेट बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है या बड़ा चेंज आता है, और कहीं पर उतना चेंज नहीं आता है, ऐसा कह रहा है ये। जलवायु या मौसम में परिवर्तनशीलता की मात्रा भिन्न भिन्न होती है अलग अलग देशों में, ठीक है। जलवायु का अर्थ किसी क्षेत्र की औसत वायुमंडलीय दशाओं से है जो काफी समय से चली आ रही है। एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ एन एरिया ओवर ए कंसिडरेबल टाइम, मतलब काफी लंबा टाइम इसमें, ये तो बता रखा है मैंने आपको। इसका आंसर फटाफट बताओ मुझे, दूसरे का, सेकंड का जल्दी से आंसर बताओ। ये तो ठीक ही है भाई, हर जगह का वेरिएबिलिटी होती है, इसमें क्या दिक्कत है? तो पहला सा ऑप्शन का स्टेटमेंट तो सही है ही। जलवायु का अर्थ है जो काफी लंबे समय से चला आ रहा है, तो इसमें क्या गलत है? ये दोनों सही है, तो आंसर क्या है इसका? सी। आंसर क्या होगा? सी। अब कुछ लोग ए भी दे रहे हैं आंसर, जो लोग ए दे रहे हैं आंसर वो नए नए आए हैं कि या पुराने हैं? अगर आप नए नए हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जलवायु का मतलब होता है लंबी समय की वायुमंडलीय दशाओं का औसत, और वेदर का मतलब होता है शॉर्ट ड्यूरेशन का एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स का एवरेज लेना। जैसे हम कहें कि अभी आज मौसम थोड़ा सा कोहरे वाला है, फॉग वाला है, कल हो सकता है फॉग कम हो, परसों हो सकता है बारिश हो जाए, या आज ठंडा कम है, कल हवा ज्यादा चल रही है तो ज्यादा ठंडा हो जाएगा। तो अगर ये एक दिन, 2 दिन, 12 घंटे, 24 घंटा, एक हफ्ते के ड्यूरेशन में चेंज आता है, किसमें? टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में, एयर प्रेशर में, आर्द्रता में, तो इसको हम कहते हैं मौसम। कम समय का औसत, लंबे समय का और एवरेज। जैसे हम कहते हैं कि दिल्ली में दिसंबर और जनवरी 2 महीने, खासतौर पे जनवरी सबसे ठंडा मौसम होता है, और यहाँ पे बर्फ जनरली नहीं पड़ती है, ठीक है, लोग स्वेटर पहनते हैं। तो ये तो कई सालों से चला आ रहा है, तो दिल्ली का क्या है? ये क्लाइमेट है, समझ गए? लंबे समय का औसत। और मैंने ये भी बताया था लगभग 35 ईयर्स या 31 ईयर्स के आसपास लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 31 ही लिया जाए, लेकिन बुक्स में कहीं कहीं पर लिखा हुआ है ऐसा। तो ये भी तो ठीक ही है, तो आंसर क्या होगा इसका? सी, बोथ आर करेक्ट। ए आंसर कैसे सही हो जाएगा इसका?
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इज हाई एज कंपेयर टू कोस्टल एरियाज। ये भी सवाल मैंने कल आपको बताया था कि महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्सों में तापमान की वार्षिक सीमा अधिक होती। वार्षिक सीमा का मतलब हुआ था लिमिट, उसकी रेंज, मतलब गर्मी में ज्यादा तापमान और जाड़े में और कम तापमान, तो दोनों के बीच का रेंज ज्यादा हो जाएगा। ये क्यों होता है? पहला है थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सी या लैंड एंड वाटर, मतलब तापमान में जो अंतर होता है। महाद्वीपों और महासागरों के बीच की ऊंचाई की विभिन्नता, जैसे ओशन नीचे है, महासागर ऊपर है, ऐसा इसका कहना है। तीसरा है आंतरिक भाग में यानी कॉन्टिनेंट्स के अंदर वाले हिस्से में बहुत तेज हवाएं चलती हैं। और चौथा है जो कोस्टल एरियाज होते हैं उसकी तुलना में इंटरनल पार्ट में ज्यादा बारिश होती है। सही उत्तर का चयन करना है आपको। आप इसको एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। यहां पर 2 लिखा होगा, ठीक है, 0 नहीं है, 2 है। देखो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग है आपका सवाल। इसका जो ऑप्शन है, जैसे कुछ लोग इसका बी दे रहे हैं, कुछ लोग ए दे रहे हैं, कुछ लोग सी भी दे रहे हैं। अभी जो सी आंसर दे रहे हैं इसका सीधा सा मतलब यह है कि उनका पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं चल रही है, वो बेहोश हैं। मैसेज डिलीट करने से क्या हो जाएगा? सी तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता है भाई। ये तो सबसे बेस्ट आंसर है ना इसका। मैंने कल परसों भी बताया था मैंने आपको कि पानी वाला इलाका और जमीन वाला जो इलाका है उसमें जो अंतर आता है अंदरूनी हिस्से में, वो क्यों आता है? ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये वाला ले लो, मुंबई वाला ले लो, दिल्ली वाला ले लो। मैंने एक तो एग्जांपल ये दिया था आपको, एक एग्जांपल मैंने जैसे दिया था यूरोप में। जैसे यूरोप में तो ठंडा होता है ना, टेम्परेट जोन में है ये, शीतोष्ण कटिबंध में। तो कोस्टल एरिया के आसपास की जगहों को देखोगे आप, जैसे लंदन है ना, तो यहाँ पर न तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी ना बहुत ज्यादा ठंडा होगा। किसके मुकाबले? उसी लैटिट्यूड में जो अंदरूनी हिस्से हैं। तो वो कह रहा है कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स के अंदरूनी भाग में, मैंने कल भी कहा था कॉन्टिनेंट का मतलब यहाँ पे एशिया अमेरिका से मत लो, कॉन्टिनेंट का मतलब एक बड़ा लैंड मास। तो मैंने आपसे कहा था कि जो इंटरनल पार्ट्स हैं, इंटरनल पार्ट्स में जब आप जाओगे तो उस एरिया में टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। हो सकता है कि जाड़े में बहुत नीचे गिर जाए तापमान और गर्मी में थोड़ा सा ऊपर आ जाए। किसके मुकाबले? कोस्टल एरिया के मुकाबले। ये वो कहना चाह रहा है। तटीय भागों में कम या ज्यादा तापमान में उतना फर्क नहीं होता जितना अंदरूनी भागों में होता है, ऐसा वो कह रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जमीन जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है, और पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। तो इसको मैरीटाइम इफेक्ट या महासागरीय प्रभाव भी आप कह सकते हो। मुंबई के आसपास मैंने कई बार बताया। तो पहला आंसर तो बिल्कुल सही है। ये वाला तो तीसरा हो ही नहीं सकता। आंतरिक भाग में तेज हवाओं की स्थिति होती है, ऐसा किसने बोल दिया? और अंदरूनी हिस्सों में भारी बारिश होती है, ऐसा भी किसने बोल दिया? ऐसा नहीं है, जबकि कम जो होती है। तो तीसरा और चौथा तो बिल्कुल ही गलत है। तो इस हिसाब से ये वाला सवाल आपका सी तो हो ही नहीं सकता और डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा था आपसे कि सी और डी में आप आंसर कैसे लगा सकते हो, क्योंकि तीसरा तो गलत है। अब सवाल बनेगा या तो ए होगा या तो बी होगा। इसमें दोनों ही आंसर में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप इसको ओवरऑल देखोगे, पूरे हिसाब किताब मैटर को देखोगे, तो पहला तो ठीक है ही, या तो ए होगा या तो बी होगा। अब यहां पर ना महाद्वीपों और महासागरों के बीच ऊंचाई में भिन्नता, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि महाद्वीपों के अंदर भी कोई हिस्सा ऊंचा नहीं है, प्लेन एरिया है, फ्लैट सरफेस है, तो वो भी उसमें भी टेम्परेचर के डिफरेंसेस आएंगे। गर्मी में ज्यादा गर्म और ठंडे में ज्यादा ठंडा। समझ गए? तो ये कोई जरूरी नहीं है। मतलब वैसे ठीक है कि अगर ऊंचाई बढ़ जाएगी अगर कॉन्टिनेंट्स के अंदर तो ठंडा बढ़ेगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि गर्मी में गर्मी और जाड़े में जाड़ा। ये सवाल कुछ कह रहा है कि सीमा के बारे में कह रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि गर्मियों में कम तापमान क्यों होता है अंदरूनी हिस्सों में, या फिर ऊंचाई में जाने में कम तापमान क्यों होता है, ऐसा नहीं पूछा। वो कह रहा है कि गर्मी में गर्मी और जाड़े में जाड़ा क्यों होता है, टेम्परेचर का वेरिएशन क्यों होता है। तो वहां पर वेरिएशन के पीछे सबसे बड़ी रीजन ये है कि वो सी से दूर है।
इसलिए पहला आंसर इसका ज्यादा अच्छा है इसके इस हिसाब से नापने में। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो मेरा ये कहना है आपसे कि अंदरूनी भागों में, अगर जैसे अंदरूनी भाग है ना, मान लो ये यूपी बिहार का इलाका ले लेते हैं हम, ये मैदानी इलाका है और यहां भी माउंटेन का एरिया है, तो दोनों तो अंदर है ना ये, तो यहां पर वेरिएशन में ये अंदर है। अगर यही चीज यहां होती तो उतना वेरिएशन नहीं होता। तो मेनली है सी के पास है या नहीं है। तो पहला आंसर इसका आपका सही है। ठीक, तो आंसर इसका ए वाला ज्यादा अच्छा है। ये भी ठीक है, लेकिन इसको आप इस हिसाब से ज्यादा बेहतर मान सकते हो। ए, आगे बढ़ा जाए। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? मतलब किसकी क्लाइमेट कहां पर है, किस टाइप की है। जैसे ये ग्लोब है, ये विषुवत रेखा इक्वेटर है, कहीं पर इंडिया है, ये इंडिया है, कहीं पर यूरोप है, कहीं पर साइबेरिया का पार्ट है, कोई पोलर रीजन है। तो वो कह रहा है कि कोई जगह है, वहां का जो क्लाइमेट है वो किस चीज पे सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा, ऊंचाई पे, अल्टीट्यूड्स पे, लैटिट्यूड्स पे, वहां का जो वेजिटेशन है, या समुद्र से कितना निकट है, किस चीज पे वो करेगा, मेन कौन सा होगा। वैसे तो सभी हैं ये, लेकिन सबसे ज्यादा किस पे निर्भर करना चाहिए जलवायु को, जरा दिमाग लगाओ। हाँ, ये वाला आंसर जो है आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया है, वेरी गुड। लैटिट्यूड पे, किस पे डिपेंड करता है? अक्षांशों पे सबसे ज्यादा करता है। क्यों करता है लैटिट्यूड पे? उसका रीजन ये है कि आपको पता है कि जैसे सन है, सन की सनरेज जहां पे डायरेक्ट पड़ेगी वहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा, और किसी भी जगह की क्लाइमेट को सबसे ज्यादा कौन ऊपर नीचे या चेंज करता है? टेम्परेचर, तापमान। जैसे आप देख दो, कहीं पर भी बोलो, आप बोलते हो ना, अरे वहां का कैसा चल रहा है यार, क्लाइमेट कैसा है वहां का, तो आप क्या कहते हो? क्लाइमेट कैसे हो, तो क्या कहते हो? आपके दिमाग में क्या आता है? आप कहते हो ना यार ठीक है, ज्यादा ठंडा भी नहीं होता, गर्मी भी नहीं होती उतनी। या आपसे कहा जाए कि अच्छा लद्दाख गए थे, कैसा है वहां पे? नहीं, अभी ठंड ज्यादा नहीं है, अभी उतनी ठंड नहीं है, फिर भी ठीक है। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? टेम्परेचर। और टेम्परेचर को कम ज्यादा करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर कौन है? सन। ठीक है, तो सन की सनरेज जब जिस हिस्से में डायरेक्ट होगी वहां पर गर्म क्लाइमेट होगी, जैसे जैसे उसकी रेज थोड़ा सा तिरछी होती जाएंगी ठंडा होता जाएगा। तो सबसे मेन है लैटिट्यूड्स, अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं जहां जहां पर सन की सनरेज उनमें वर्टिकल होती है या उसके आसपास होती है, वहां का क्लाइमेट गर्म होता है। जैसे जैसे फैलती जाती है सन की सनरेज बड़े बड़े अक्षांशों की ओर जाने में, यानी टुवर्ड्स पोल जाने में, ठंडा बढ़ता जाता है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, अक्षांश, देशांतर नहीं। क्या? लैटिट्यूड्स। ये आंसर बहुत बढ़िया दिया आपने, पहले भी पढ़ाया था मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल अगर आपको आ गया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। ये थोड़ा कंसेप्चुअल है। कह रहा ए और आर, कथन और कारण। आप पढ़ते हो ना, कथन कारण वाले सवाल है ये, इस एमसीक्यू का पहला सवाल है ऐसा, असर्शन एंड रीजन। मतलब ये कह रहा है कि जो ये आपने कोई बात कही, जैसे हम कहें कि हम इस बार पास हो गए, ये कथन है। और दूसरा उसका कारण ये है कि हमने सही तरीके से, सही दिमाग से तैयारी की। तो जो समझ गए आप, कथन है, उसको कारण उसका ये था कि हम पास हो गए, तो उसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ये है। तो कथन कह रहा है कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से 8 डिग्री कोणीय अक्षांश के भीतर स्थित क्षेत्रों में पूरे वर्ष वर्षा होती है। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे इक्वेटर है, 5 डिग्री to 8 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में, इस एरिया में वर्ष भर वर्षा होती है भूमध्य रेखा के दोनों ओर। ऐसा उसका स्टेटमेंट है। ठीक है, ऐसा सर। उसके पीछे कारण क्या है? उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा में ज्यादातर मध्याह्न वर्ष में संवहनी वर्षा होती है। मतलब यहाँ पर तापमान ज्यादा होता है और ह्यूमिडिटी ज्यादा है उसके हिसाब से, और हवा ऊपर उठती है। कन्वेक्शन मतलब गर्म होकर हवा ऊपर उठना और ठंडी होकर नीचे बैठना। तो कन्वेक्शन मतलब यहाँ पे गर्म होकर हवाएं ऊपर उठती हैं, और ज्यादातर दोपहर के बाद वर्षा होती है इक्वेटर के आसपास के क्षेत्रों में। बताओ कौन सा होगा? इसमें कह रहा है कि ये ए ऑप्शन आप तब लगाओगे जब ये और ये दोनों सही हो, और ये इसको, ये है इसका कारण है।
मतलब ये स्टेटमेंट तो ठीक है, ये भी ठीक है, और इसका कारण ये है, अगर ऐसा है तब बी तब लगाओगे जब ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये उसका कारण नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है। ठीक, व्याख्या नहीं कर रहा उसकी। सी तब लगाओगे जब ये सही हो और ये गलत हो, और डी तब लगाओगे जब रीजन सही हो और एसर्शन गलत हो। आप नीचे पढ़ सकते हो। ए झूठा है, चल झूठे वाला वो होता है, झूठा वूठा नहीं है, ये असत्य सत्य होगा। बताओ चौथा नंबर का कौन सा सवाल आपको लग रहा है कि, अच्छा चौथा ही, पांचवा है, फिफ्थ क्वेश्चन है। बताओ फिर पांचवें नंबर का कौन सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अच्छा सवाल है। अब जिसने ये पढ़ा हुआ है इक्वेटोरियल क्लाइमेट, विश्वत रेखीय जलवायु, वो इसको कर लेगा आराम से। और नहीं भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत आपने एमसीक्यूज मेरे साथ किए हुए हैं कि बारिश कैसे होती है, कन्वेक्शन क्या होता है, और किस इलाके में थोड़ी ज्यादा बारिश होती है, ऐसा सुना सुना भी अगर आपने है तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर लोगे। और निशान जरूर लगाएं। पांचवा सवाल है, क्या आंसर होगा इसका। जैसे वो कह रहा है कि ये अर्थ है मान लो, और ये क्या है, इक्वेटर है, ये अर्थ है, इक्वेटर है, तो यहां से 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ, वो कह रहा है लगभग 5 से 8, ठीक है, आइदर साइड कह रहा है ना, दोनों ओर, तो लगभग 5 to 8 डिग्री नॉर्थ एंड 5 to 8 डिग्री साउथ, इसके आसपास पूरे साल वर्षा होती है, यही तो कह रहा है। आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द, पूरे साल वर्षा होती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हाँ, पूरे साल वर्षा होती है, तो ए तो बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात, हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। अब पूरे साल वर्षा कब होगी, देखो जब टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इक्वेटर के आसपास टेम्परेचर ज्यादा होता है पूरे साल, ये बताया था मैंने आपको। एंड हाई ह्यूमिडिटी, जब हाई ह्यूमिडिटी होगी यानी हवा ज्यादा पानी पिएगी, ज्यादा मॉइस्चर होगा, तभी तो बारिश की संभावना ज्यादा होगी। तो हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रेनफॉल जब होगा, ऊपर से कन्वेक्शनल करंट है, कन्वेक्शनल करंट मतलब हवा गर्म होकर कहां उठती है, ऊपर। अब इसमें मोस्टली इन द नून एयर इक्वेटर, दोपहर के बाद यानी माध्यान्ह में, ऐसा क्यों होता देखो, तो इस एरिया में दोनों ओर से, यहां से भी हवाएं कहां उठेंगी, ऊपर उठेंगी। तो दोनों ओर से जब हवाएं ऊपर उठती हैं ऐसे करके, तो आप ऐसे भी इसको दिखा सकते हो, हवाएं जब ऊपर उठेंगी तो उसको कन्वेक्शन कहेंगे। और सबसे ज्यादा तेज गर्मी कब होती है, जब आप दोपहर में 2 बजे के बाद, खास तौर पे जैसे भी 12 बजने वाले हैं, तो इसमें उतनी गर्मी नहीं मिलेगी आपको, ठीक, गर्मी के दिनों की बात याद करो। लेकिन जब आप खाना वाना खा के खूब खा लेते हो, उसके बाद क्या होता है, थोड़ी थकान जैसी लगती है, आपको गर्मी लगती है, और कूलर या फैन वैन या एसी चला के आप सो जाते हो, याद करो वो दौर। तो अक्सर 2 बजे के बाद ही गर्मी ज्यादा होती है, क्योंकि अभी अर्थ का जो सरफेस है वो गर्म हो रहा है। अर्थ का सरफेस जब गर्म हो रहा है इस समय, तो धीरे धीरे वो गर्मी बढ़ती जाएगी, और दोपहर के 2 बजे के बाद हवाएं तेजी से गर्म होकर ऊपर उठेंगी, इक्वेटोरियल रीजन पे खास तौर पर, उसी को बोलेंगे कन्वेक्शन। इसी को कहते हैं संवहन, संवहनी वर्षा होती है यहाँ पे, ठीक है। और दोपहर के बाद अक्सर 2, 3, 4 बजे अक्सर यहाँ पे बारिश होती है पूरे साल, एवरी डे, ठीक है। तो ए तो आंसर सही है। तो क्या बी वाला एक कथन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वो कह रहा है वर्ष भर वर्षा होती है, वो कह रहा है वो इसलिए होती है क्योंकि इस एरिया में ज्यादा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वजह से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, और दोपहर के बाद कन्वेक्शनल यानी संवहनी वर्षा करती है। तो आंसर इज ए, दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। तो ये है बात, समझ में आ गई सभी के। चलो कोई बात नहीं, ये सवाल आपको नहीं भी आता था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, ऐसे क्वेश्चन में मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। अब कंसेप्ट तो समझ गए ना आप। इक्वेटोरियल क्षेत्रों में अब कितने सवाल बन गए आपके, देखो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में लगभग 5, 6, 7, 8 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के आसपास हवाएं वर्ष भर गर्म होकर ऊपर उठती हैं, जिसको हम संवहनी वर्षा कहते हैं, या कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं, या कन्वेक्शनल और संवहनी विंड्स भी इसको कह सकते हैं, पवने वायु। तो हवा उठेगी तो बारिश करेगी, और अक्सर 2 बजे के बाद या दोपहर के बाद वर्षा होगी, क्योंकि उस समय गर्मी सबसे ज्यादा होती है, हवा गर्म उठेगी ऐसे, और बारिश की संभावना ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपका बन गया। और मैंने कल भी आपसे कहा था कि पेन पेंसिल कुछ ना कुछ लिखा करें आप लोग साथ में, तब आपको मजा आएगा।
नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सभी प्रकार के जलवायु क्षेत्र हैं? बहुत ही शानदार सवाल है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सभी प्रकार के जलवायु क्षेत्र हैं? अब इसके लिए थोड़ा सा पढ़ा होना चाहिए। जलवायु का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, है ना, या हम कई बार कहते हैं कि जैसे वेस्टर्न यूरोप टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी अलग अलग टाइप का जलवायु जिसके पास है, या उस जलवायु में से कुछ ना कुछ है किसी के पास, वो क्षेत्र कौन सा है इसमें से, ये वो पूछ रहा है। तो जिसका एरिया बड़ा होगा वही वाला ज्यादा होगा इसमें। ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगाना है आपको कि देखो किस में हम आंसर ज्यादा लगा पाते हैं। दिमाग लगाओ जरा। सिक्स, कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ ए कह रहे हैं, कुछ डी कह रहे हैं, बी वाला कोई नहीं है। सी कैसे हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया एक छोटा सा, ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया एक छोटा सा कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, उसमें सारी जलवायु पाई जाएंगी, अनर्थ हो जाएगा ऐसे। तो सी आंसर कैसे हो सकता है इसका, ये बताओ। इन दोनों में है। देखो विश्वत रेखी जलवायु तो इस पे होगी नहीं और इस पे भी नहीं होगी, इक्वेटर के पास नहीं है ना ये, नॉर्थ अमेरिका में उतनी ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी बहुत हो सकती है, तो इनको तो आप हटा दो। अब साउथ अमेरिका, देखो साउथ अमेरिका क्या है, ये इक्वेटर के पास है, तो यहां पर आपको इक्वेटोरियल क्लाइमेट भी मिलती है, उसके ऊपर सवाना भी मिलेगा, मेडिटेरियन क्लाइमेट मिलेगा, डेजर्ट्स मिल जाएंगे इसके बगल में। थोड़ा सा साउथ में जाओगे तो आपको मेडिटेरियन भूमध्य सागरीय जलवायु मिलेगी, वेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स मिल जाएगा, ठीक है। वेस्टर्न यूरोप टाइप ऑफ क्लाइमेट तो वैसे यहाँ मिलेगा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत नीचे तक है तो थोड़ा मिल सकता है, हल्का फुल्का, जैसे आप न्यूजीलैंड में कहते हो वैसे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि, और एशिया तो बड़ा है, तो एशिया में आपको जैसे इंडोनेशिया में आपको इक्वेटोरियल क्लाइमेट मिल जाएगा, विश्वत रेखी जलवायु मिल जाएगी उसमें, और बाकी सवाना है, डेजर्ट्स हैं, ये सब मेडिटेरियन क्लाइमेट भी मिल जाएगा, इजराइल और सीरिया वीरिया के आसपास वाला। तो इसमें बड़ी लड़ाई है, किसमें, इसमें और इसमें। ए और डी जिसने भी आपने आंसर लगाया है वो बिल्कुल क्या है, अच्छा आंसर है, ठीक है, साउथ अमेरिका वाला। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जैसे अब क्लाइमेट को आप देख कैसे रहे हो, है ना। जैसे मैं इसमें बात करूं कि वेस्टर्न यूरोप टाइप ऑफ क्लाइमेट, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, तो वेस्टर्न यूरोप वेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट 40 to 60 डिग्री मिलता है, उसमें एशिया में नहीं आएगा। तो हालांकि ऑप्शन के हिसाब से आप देखना है उसको, आपको थोड़ा सा ट्राई करना है इसमें कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो कई बार ऑप्शंस क्या होते हैं कि दोनों को घालमेल हो जाता है, कि आपको बड़ा मुश्किल होता है कि ए लगाएं कि डी लगाएं, ठीक है। तो वेस्टर्न यूरोप टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो आपको एशिया में तो नहीं है वो फिलहाल, ठीक। और साउथ अमेरिका में भी थोड़ा बहुत हो सकता है, ज्यादा नहीं माना जाता है उसको, क्योंकि नीचे को कुछ है नहीं। बाकी टाइप के क्लाइमेट आपको मिल ही जाते हैं थोड़ा थोड़ा। अब इसमें यह है कि जैसे कॉन्टिनेंट्स के अंदर कौन सा क्लाइमेट है, अब हम इसको ये भी है ना कि किस किस हिसाब से हम बांटते हैं, कैसे कैसे बांटते हैं, तो बड़ा मुश्किल सा सवाल है मेरे हिसाब से ये। तो इसका आंसर ए भी हो सकता है और इसका आंसर डी भी हो सकता है ना। तो लार्जेस्ट तो यही एशिया, इसमें कोई बात नहीं, इसमें दुनिया भर के क्लाइमेटिक रीजन्स आपको कॉन्टिनेंटल से लेके स्टेपी से लेके बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी अंदर अंदर वाली। देखिए साउथ अमेरिका में भी मिल जाता है स्टेपी ग्रासलैंड, जैसे पंपास संपास टेम्परेट ग्रासलैंड, वहां भी मिल जाएगा। तो है बड़ी फाइट है, बड़ी खतरनाक वाली, ठीक। तो आप ये इस पे कहना बड़ा मुश्किल है हिसाब किताब, तो इसलिए दोनों ही आंसर इसके ठीक हैं, ए और डी, ठीक है। डी बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके। आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु उत्तरी अफ्रीका और अरब के गर्म रेगिस्तानों की प्रमुख विशेषता है। Humid tropical climate is the principal characteristic of the hot deserts of North America and Arabia. इस सवाल को आप लोग को सॉल्व करना है।
ये कि सही है या नहीं है। अच्छा ध्यान रखना नीचे क्या पूछ रहा है वो गलत कौन सा है कह रहा है, ये देखना बड़ा जरूरी है कि राइट पूछ रहा है कि रॉन्ग। फिर कह रहा है विश्वरेखी जलवायु में भारी वर्षा के साथ वर्ष भर समान रूप से उच्च तापमान होता है, क्या स्टेटमेंट सही है। तीसरा है इस क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को घास का मैदान कहते हैं। द वेजिटेशन फाउंड इन दिस रीजन इज टर्म्ड एज स्टेपीज। इन दिस रीजन मतलब इस वाले रीजन में। ठीक, उतना साफ साफ नहीं लिखा है उसने लेकिन हमें मानना पड़ेगा। तो बताओ फिर इसमें से कौन सा इनकरेक्ट लग रहा है आपको। 7वां नंबर है, 7वां नंबर। ये सवाल तो आपका आना चाहिए। 7वां वाला सवाल आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको आएगा। लगाओ थोड़ा, गेस करो क्या होना चाहिए इसमें आंसर। कुछ आंसर आए हैं जो कह रहे हैं कि सी सही है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और बताओ ये आंसर दें सभी लोग। इनकरेक्ट पूछ रहा है वो, राइट कौन सा ये नहीं पूछ रहा, ध्यान रखना। वो कह रहा है गलत कौन सा स्टेटमेंट है। पहली बात तो ये बताओ बी कैसे गलत हो जाएगा। एक आंसर बी भी आया है इसमें, खबरदार रहें वो थोड़ा सा। वो क्या कह रहा है कि आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु, मतलब आर्द्र मतलब ह्यूमिड, ह्यूमिड मतलब जिसमें क्या होती है ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, मॉइस्चर ज्यादा हो, बारिश होने की संभावना ज्यादा हो। उष्णकटिबंधीय जलवायु उत्तरी अफ्रीका और अरब के गर्म रेगिस्तानों के, मतलब रेगिस्तान में जो है हॉट डेजर्ट्स में आपको ह्यूमिड क्लाइमेट मिलेगा। इस स्टेटमेंट को आप सही ठहरा रहे हो। ऐसा अनर्थ कैसे हो जाएगा, मतलब कुछ तो अकल लगाओ कहां है। अगर है कहीं ईश्वर भगवान खुदा तो वो समझाए इनको कि डेजर्ट्स में ह्यूमिडिटी कहां से आ जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, इतना साफ साफ लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, अच्छा दूसरा सवाल बिल्कुल सही है। ये आपने पढ़ा हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, इक्वेटोरियल क्लाइमेट में वर्ष भर वर्षा होती, गर्म होकर हवाएं ऊपर उठती हैं, टेम्परेचर ज्यादा होता है। ठीक है, तो उससे बन गई। तीसरा सवाल, इस क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को घास का मैदान कहते हैं। स्टम्प्ड एट स्टेपी, देखो हिंदी में इसका ट्रांसलेशन अलग कर दिया गया। स्टेपी एक ग्रासलैंड है जिसको हम टेम्परेट ग्रासलैंड कहते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र भी किया था उसका ना, स्टेपी ग्रासलैंड, सवाना ग्रासलैंड कहते हैं। तो ये बताओ थर्ड वाला गलत होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा। मैंने कहा कि इसको कह रहा हूं इक्वेटोरियल क्लाइमेट को, जब पूरे साल बारिश होगी, पूरे साल ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, तब घास कैसे पैदा हो सकती है। जब भी इक्वेटोरियल क्लाइमेट की बात हम करेंगे तो यहां पर घास पैदा नहीं होगा, यहां पर क्या पैदा होगा, डेंस फॉरेस्ट पैदा होगा, ट्री पैदा होगा। मेरी बात समझ गए। तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट मींस सेल्वास टाइप ऑफ इक्वेटोरियल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, या ब्राजीलियन एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, या अमेजन रेन फॉरेस्ट जिसको कहते हैं। भाई जब बारिश ज्यादा होती है तो घास पैदा होगी कि जंगल पैदा होंगे, जंगल पैदा होंगे। तो घास इसकी विशेषता कैसे हो सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। गलत है, तो आंसर क्या होगा, पहला गलत तीसरा गलत। तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादातर लोगों ने सी आंसर दिया है, वेरी गुड। तो आंसर इज सी। ठीक, दिमाग लगाओ, दिमाग को यूज करना बहुत जरूरी। आपको कितने सवाल आते हैं इससे भी मतलब नहीं है, सवाल यह है कि आप अपने माइंड को कितना यूज करते हो। क्योंकि यहां अगर आ भी गया तो कोई बात नहीं, आपको सीखना है। ठीक है, माइंड यूज कैसे किया जाए। 8th क्वेश्चन है, ये बहुत इजी सवाल है। कह रहा कि इनको आप क्या करो, सुमेलित कीजिए, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। बताओ फिर ये कोड जरा बताओ, इसको ऐसे मिलाने में आप गलती मत करना। वो कह रहा है कि ये क्षेत्र हैं और आपको वेस्टर्न यूरोप टाइप ऑफ क्लाइमेट कहां कहां मिलेगा, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। कौन सा होगा ये बताओ। कैलिफोर्निया में आपका मेडिटेरियन क्लाइमेट होता है, बिल्कुल सही बात है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है तो डेजर्ट होगा कि नहीं। बांग्लादेश अपने बगल में, मानसून क्लाइमेट होगा। और साइबेरिया बहुत ही ठंडा है, कोल्ड टेम्परेट हॉट डेजर्ट। तो ये है ए का 1 और हम लगाएंगे बी का 4 और सी का ट्रॉपिकल मानसून, हमारे मानसून तो आता है ना बांग्लादेश में, सी का 2 और डी का
थर्ड। 1423, 1423, बहुत बढ़िया बात। आपने बी आंसर लगाया है, ये अच्छी बात है। तो बी इज राइट आंसर। ठीक है। अब कैलिफोर्निया कहां पे? यूएस में। देखो मैंने कहा था ना, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, भूमध्य सागरीय जलवायु 30-40 डिग्री वेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो यहां पर कैलिफोर्निया है, तो यहां पर ये क्लाइमेट मिलता है। ऐसी क्लाइमेट आपको मेडिटेरियन के आसपास, पोर्टुगल और फ्रांस, इटली विटली के आसपास मिलेगा, जो मेडिटेरियन सी से मिलती हैं। ऐसी सेंटियागो में मिल जाएगा आपको मेडिटेरियन क्लाइमेट, केप टाउन में मिल जाएगा, एडिलेड, वहाँ पर्थ में मिल जाएगा, एडिलेड में मिल जाएगा। ठीक है। और दूसरा क्या है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ये क्या है? डेजर्ट है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर आपको डेजर्ट क्लाइमेट मिल जाएगा। बांग्लादेश बगल में मानसून है, ये तो समझ गए आप। और साइबेरिया बिल्कुल ठंडा इलाका है। ठीक। तो बहुत इजी सवाल था ये, अगर आपने थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाया तो। जरूरी नहीं कि आपको इसमें से सब कुछ ही पता था ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट होता है। अगर किसी को ये नहीं भी पता है तो आप एलिमिनेट करके आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला सवाल, ये भी उसी टाइप का सवाल है, बताओ। अच्छा, फिर से आ गई, तो दो चीजें तो फिर से आ गई, रिपीट हो गया सवाल। इसका आंसर क्या होगा, जरा दिमाग लगाएंगे। इक्वेटोरियल कहां होगा, मेडिटेरियन कहां होगा? और जब भी आप सॉल्व करते तो यहां मत देखा करो पहले पहले, क्योंकि आप एग्जाम में नहीं कर रहे हो ना सॉल्व, आप यहीं देखो। आपको आंसर सही देने से मतलब नहीं है, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप जानते हो कि नहीं जानते हो क्या है। सवाना इक्वेटर के आसपास इक्वेटोरियल हो जाएगा। भूमध्य सागरी किसके पास था? ये देखो, दो गलत लिख दिया ना, भूमध्य रेखी नहीं है ये भूमध्य रेखी है, ये भूमध्य रेखी, देखो गलत हो गया हिंदी में, ये भूमध्य सागरी होना चाहिए इसको। ये बी वाले को सही कर लेना आप लोग, भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर कौन सा है? ये अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो टेथिस का एक रिमेनिंग पार्ट है, इसी को भूमध्य सागर या मेडिटेरियन क्लाइमेट कहते हैं, मेडिटेरियन सी कहते हैं। तो मेडिटेरियन मतलब ये इजराइल के आसपास, अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में, इस पार्ट में जहां जहां पाया जाता है क्लाइमेट, वो भूमध्य सागरी जलवायु होती है, वेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। तो कैलिफोर्निया में भी भूमध्य सागरी होगी, मेडिटेरियन क्लाइमेट। सेंटियागो चिली की कैपिटल, केप टाउन साउथ अफ्रीका, पर्थ एडिलेड ऑस्ट्रेलिया, जो जो मैंने नाम लिए, यहां पर भूमध्य सागरी जलवायु पाई जाती है। वो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, फिर से बता रहा हूं। तो ये भूमध्य सागरी है ये वाला। तो आंसर क्या होगा इसका, जरा बताओ। नाइन्थ का आप लोगों ने लगाया है सी आंसर, क्या ये बात सही है? नाइन्थ का आप लोग सी लगा रहे हो आंसर, और कुछ लोग ए लगा रहे हैं आंसर। देखते हैं क्या होता है। देखो, नाइन्थ मेडिटेरियन कहां है? कैलिफोर्निया, अभी तो पढ़ा था हमने। तो बी का एक सही है। ये बताओ, नाइन का सी भी लगा रखा है ज्यादातर लोगों ने, नाइन्थ का सी भी आंसर लगाया है बहुत ज्यादा लोगों ने। तो नाइन का सी, एक ही आंसर है जो ए लगा रखा है, बाकी सी वाले। नाइन का सी का मतलब हुआ कि आप कह रहे हो कि भूमध्य रेखी जलवायु जो है वो किस में, भूमध्य रेखी जलवायु ए का वन कैलिफोर्निया में पाई जाती है, और मेडिटेरियन क्लाइमेट बांग्लादेश में पाई जाती है, और सी का तीन मतलब मानसून जलवायु सूडान में पाई जाती है, सवाना कांगो में पाई जाती है। अगर आप सी को सही मानते हो, नाइन का सी आंसर कैसे दे सकते हो आप लोग, ये बताओ यार मुझे, हैं? नाइन का सी आंसर, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि बांग्लादेश इंडिया के बगल में है, मानसूनल क्लाइमेट होगा वहां पे।
मैंने ये भी कहा आपसे, क्वेश्चन रिपीट हो गया, खाली दो ऑप्शन इसमें अलग हैं। अब डी बोलो या ए बोलो या कुछ भी, हाँ ए तो पहले शैलेंद्र ने पहले ही आंसर दे दिया था, गुड। बाकी लोगों ने इस पे डी आंसर, सी आंसर दिया। अब डी आंसर दो या फिर पी आंसर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और देखो अभी भी डी दे रहे हैं कुछ लोग, अभी भी आंसर डी आ रहा है। हे भगवान, गवर्नमेंट कह रही कि नशा से दूर रहो, नशा मत करो, अच्छी बात है। ऐसे स्लोगन्स आते हैं हमारे यहाँ, नारेबाजी होती है कि ये मत करो। उनको क्या पता कि बिना नशे के भी नशे हो रहे हैं यहाँ पे। डी आंसर कैसे हो सकता है इसका, ये बताओ मुझे आप। मतलब डी में क्या कह रहा हो, अभी अभी हमने पढ़ा इससे पहले वाले सवाल में, देखो अब मैंने 3-4 बार बता भी दिया आपको ये। मैंने इससे पहले क्या पढ़ाया था आपको, मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया है कैलिफोर्निया में कौन सी जलवायु है, भूमध्य सागरीय जलवायु। अभी अभी पढ़ा मैंने, कई नाम दिए। तो वहां जब कैलिफोर्निया में हम यहां पे मेडिटेरियन क्लाइमेट कह रहे हैं, तो अब यहां पर कैलिफोर्निया में डी के हिसाब से सवाना कैसे हो जाएगा, डी का 1 है ये। वहां कैलिफोर्निया में मेडिटेरियन था, अब डी में देखो, अगर आपके माता पिता ये क्लास देख रहे होंगे ना, वो केस कर देंगे उस पे जहां से 10th की मार्कशीट बनी है या 12th की। बुरा मत मानना इस चीज को, वो तुरंत केस कर देंगे। वो कहेंगे कि कैसे हो रहा है ये सब। या तो फिर डॉक्टर के पास भी ले जा सकते हैं आप लोगों को कि दिमाग चेक करो, ये इतना उलझन में क्यों हो रहा है ये है। तो आंसर क्या होगा सर, कंट्रोल रखो यार दिमाग पे थोड़ा सा। इक्वेटर के पास क्या होगा बताओ, छोड़ो इक्वेटर के पास क्या होगा अभी पता चल जाएगा। मेडिटेरियन कहां है, कैलिफोर्निया, भूमध्य सागरीय जलवायु। बी का 1 होगा कि नहीं होगा, सही आंसर। मानसूनी जलवायु कहां पे होती है, बांग्लादेश में है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है। सी का 2 हो जाएगा, ये भी सही है आंसर। तो बी का 1, सी का 2, इसका आंसर तो सीधे ही ए आ जाना चाहिए था। एक ही स्टूडेंट ने खाली ये आंसर दिया बस, ठीक है। और रही बात किसकी, इक्वेटोरियल और सवाना। मान लो नहीं भी आता आपको तो इसकी दिक्कत नहीं है। इक्वेटोरियल क्योंकि वो तो बता, ये तो बता रखे ना मैंने, आपने इस पे गलती करी है, तो इस पे गलती। इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहां है, कांगो, सही बात। देखो इक्वेटर के आसपास, जैसे ब्राजील है ना, ये ब्राजीलियन, तो ये ब्राजील है, तो ब्राजील के आसपास के जो देश हैं या ब्राजील है, उस पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट, विश्वरेखीय जलवायु पाई जाती है। यहां पर एक नदी है कांगो, अब कांगो भी 2 हैं, रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो, ठीक है, इक्वेटोरियल गिनी, इसके आसपास। तो यहां पर जो कांगो बेसिन है, कांगो नदी है, तो यहां पर के देशों में इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाई जाती है। फिर यहां चले जाओ, इंडोनेशिया के आसपास पाई जाएगी। तो फिलहाल कांगो के आसपास इक्वेटोरियल क्लाइमेट। और जो सूडान का इलाका है, सूडान थोड़ा सा ड्राई रीजन है, तो यानी इक्वेटर से थोड़ा सा नॉर्थ और थोड़ा सा साउथ में जाओगे तो आपको एक ड्राई सीजन मिलेगा, शुष्क ऋतु मिलेगी। बारिश भी होगी ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ड्राइनेस मिलेगी। तो ड्राइनेस इतनी ज्यादा होगी कि वहां पर घासें ज्यादा पैदा होने लगेंगी। जो ड्राइनेस बढ़ेगी तो पेड़ कम, घासें ज्यादा होंगी। तो वही जो घास वाला, जो अफ्रीकन घास का क्षेत्र होता है, उसी को हम सवाना कहते हैं। तो सवाना इज अ ग्रासलैंड, ठीक है। तो इस के हिसाब से सूडान में सवाना होना चाहिए अफ्रीका के नाम से, ठीक है। तो थोड़ा सा लिखा विखा भी करो आप, तभी तो आपको सही सही होगा, ठीक। तो आंसर ए इज गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अनर्थ नहीं हो रहा, ये बहुत ज्यादा अनर्थ हो रहा है। देखो जब आप गलती करते हो, तो गलती तो कोई भी करता है इंसान, ऐसा नहीं है। गलती को आप लेते कैसे हो, मतलब कितने सीरियस होके लेते हो, दिमाग को कंसंट्रेट किया करो, लिखा करो। जैसे मैंने बताया कि कैलिफोर्निया में मेडिटेरियन क्लाइमेट पाया जाता है, तो आपको लिखना चाहिए कि कैलिफोर्निया भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है।
महाद्वीपों के पश्चिम में 30 से 40 डिग्री के आसपास पाई जाती है। ये मैंने कई बार बोल दिया है सवाल, तो ऐसे याद हो जाएगा ये। ठीक है, आप पूरी क्लास तो हम नहीं करवा सकता मैं वहीं पर क्यों पाई जाती है, लेकिन लिखोगे आप, अपने नोट्स बनाओगे तो अच्छे से आप पढ़ लोगे। अगला सवाल, सवाना जलवायु से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किससे कह रहा है? सवाना, अभी अभी पढ़ा था, अब बताओ फिर। उष्णकटिबंधीय सवाना वर्षावन सवाना के लिए मार्ग देता है। एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जिसमें बिखरे पर्णपाती पेड़ हैं। इंग्लिश में पढ़ो क्या है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट गिव्स वे टू द सवाना, ए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड डिसिडियस ट्रीज। मतलब घास होती है सवाना में और बिखरे हुए वृक्ष होते हैं, और वो वृक्ष कैसे होते हैं? पर्णपाती होते हैं। पर्णपाती क्या होता है या डेसिडियस क्या होता है, अभी पता चलेगा आपको। दूसरा, यहां पर केवल सर्दियों के दौरान वर्षा होती है। यह मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, कोई बात नहीं, आप दूसरा गलत भी कर सकते हो या सही भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तापमान की वार्षिक सीमा भूमध्य रेखा से दूर बढ़ जाती है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, इस पे दिमाग लगाओ थोड़ा, ये सही कह रहा है कि नहीं। यानी एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर मैंने बताया था आपको, मैक्सिमम ऑफ वार्मेस्ट मंथ एंड मिनिमम ऑफ कोल्डेस्ट मंथ टाइप से, ज्यादा और कम तापमान के बीच का अंतर इक्वेटर से पोल की ओर जाने में बढ़ता जाता है, इंक्रीज करता है। कौन कौन से स्टेटमेंट सही है कह रहा है। तो आप इसको पूरा नहीं भी देते तो आप मुझे ये बताओ कि स्टेटमेंट 1 और 2 और 3 करेक्ट और इनकरेक्ट। आप ऐसे लिख के भी कह सकते हो, बताओ फिर। भाई बड़े जोश में आके आप लोगों ने आंसर दिया है 10th का बी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जोश होना चाहिए। 1 और 3 सही है कह रहे हो आप। चलो अच्छी बात है। अभी अभी पढ़ा था, देखो आप अभी अभी क्या पढ़ा था, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, कौन सा? सवाना। अभी पढ़ा था ना हमने, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है सवाना, अफ्रीका में पाया जाता है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। गुड, अच्छी बात है। और जब घास का मैदान होगा तो उस एरिया में घास, जैसे आप याद करो जब आप वो देखते हो ना डिस्कवरी चैनल या नेशनल ज्योग्राफी या इस टाइप के जब चैनल देखते हो, अब तो खैर कोई देख ही नहीं रहा है, अब तो हम खाली वही देख रहे हैं। कौन सा? नच बलिए भी नहीं देख रहे हो हम, अब हम क्या देख रहे हैं, रील वील से हमारा काम चल जा रहा है। हमें चिंता इस बात की है कि पृथ्वी शॉ को क्यों नहीं खरीदा आईपीएल में, इस बात की चिंता कम है कि पोल्यूशन कम कैसे होगा, नौकरी कैसे लगेगी, है ना। तो ये अपने अपने तरीके हैं, प्रायोरिटी हमने बदल दी है। अब हम ज्यादातर हो गए हैं कि दूसरों की भलाई कैसे हो सकती, दुआएं कैसे देंगे हम उसको। तो भावनाओं को समझो, खैर वो खाली बकवास वाली बात थी मेरी, ये जो भी है, लेकिन ट्रेंड यही चल रहा है। जब आप देखते हो कई बार शेर शेरनी जो होते हैं, या चीता होता है, या हाथी होता है, जराफ होता है ना, देखते हैं आप एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं, तो वहां पर आपको पेड़ दिखाई देते हैं। स्कैटर ट्रीज का मतलब दूर दूर पेड़ होते हैं और बीच में घासें होती लंबी लंबी, सवाना ग्रासलैंड कहते हैं उसको, हंटिंग लैंड कहते हैं। तो ये बिल्कुल अलग सही है। अब ये कहाँ होगा? इक्वेटर के आसपास बहुत ज्यादा बारिश होती, थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपने, विश्वतरेखी रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट, उससे थोड़ा सा नॉर्थ और थोड़ा सा साउथ जाने में आपको सवाना के घास के मैदान मिलेंगे। बारिश कम होते जाएगी तो पेड़ों की संख्या कम हो जाएगी, पेड़ दूर दूर मिलेंगे, घासें बढ़ती जाएंगी, विच इज कॉल्ड सवाना। ठीक है। अब डेसिडियस का मतलब क्या होता है? डेसिडियस फॉरेस्ट का मतलब होता है जो पेड़ एक साथ पत्तियां गिराते हैं, है ना। दे शेड देयर लीव्स इन ए पर्टिकुलर सीजन। क्यों गिराते हैं? कुछ कमी हो जाती है उनके पास, पानी वानी कम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं पतझड़ वाले वन, आपने नाम सुना होगा, पर्णपाती। और ऐसे पेड़ जो एक साथ पत्तियां ने गिराते रहते हैं, लेकिन एक साथ नहीं गिराते। जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन क्या होता है? पुरानी पत्तियां गिर जाएंगी लेकिन जो नई पत्तियां वो वैसे ही रहेंगी। तो एक साथ पत्ती रहित नहीं होगा पेड़, उसको हम कहते हैं सदाबहार यानी एवरग्रीन। एवरग्रीन का मतलब पत्तियां एक साथ नहीं गिराते। कोई भी पेड़ है पत्तियां तो गिराएगा ना, वो ऐसा नहीं कि पत्तियां नहीं गिराती, इस स्टेटमेंट गलत है। तो एवरग्रीन में एक साथ नहीं गिराते हैं, और डेसिडियस यानी पर्णपाती में एक साथ गिरा देते हैं। जैसे हमारे यहां भी देखा होगा आपने, पीपल का पेड़, दूसरे पेड़ साल शीशम का पेड़, एक साथ पत्तियां गिरा देते हैं, उसको डेसिडियस कहते हैं। ठीक है। तो पर्णपाती पेड़ है, ये भी बात सही है।
दूसरा, यहां केवल सर्दियों के दौरान वर्षा होती है, ये गलत स्टेटमेंट है। आप इसको बिल्कुल से दिमाग में रख लो। ज्यादातर इलाके में चाहे वो कोई भी क्लाइमेट हो, वहां पर गर्मियों में ही बारिश ज्यादा होती है, सिर्फ एक को छोड़ के। कौन सा? मेडिटेरियन क्लाइमेट, भूमध्य सागरीय जलवायु, जो कैलिफोर्निया और भूमध्य सागर के आसपास बताया था ना मैंने। अगर आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि विंटर रेनफॉल, शीतकाल में वर्षा होती है और ड्राई समर होता है, मतलब ग्रीष्मकाल शुष्क होता है, कम बारिश होती है, तो विंटर रेनफॉल अगर कहीं पर पूछा जाता है तो एक ही आंसर देना आप लोग, मेडिटेरियन क्लाइमेट, भूमध्य सागरीय जलवायु। बाकी चाहे मानसून की बात करो आप, चाहे कोई भी और क्लाइमेट की बात करो, वहां पर गर्मियों में ज्यादा बारिश होगी जाड़े के मुकाबले, या फिर पूरे साल वर्षा होगी जैसे इक्वेटोरियल क्लाइमेट में, भूमध्य रेखीय जलवायु में, या फिर एक वेस्टर्न यूरोप टाइप ऑफ क्लाइमेट, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु में भी पूरे साल वर्षा होती। तो मैंने क्या कहा, विषुवत रेखीय जलवायु और यूरोपियन जलवायु, वेस्टर्न यूरोप एंड इक्वेटोरियल क्लाइमेट में पूरे साल वर्षा होती है, ठीक। बाकी और जलवायु में गर्मियों में ज्यादा बारिश होती है, लेकिन केवल एक क्लाइमेट ऐसा है, भूमध्य सागरीय जलवायु, मेडिटेरियन क्लाइमेट, जहां विंटर सीजन में बारिश ज्यादा होती है, ड्राई समर होता है, मतलब समर ड्राई होता है, ग्रीष्मकाल शुष्क होता है। केवल सर्दियों के दौरान वर्षा प्राप्त होती। कहीं पर भी ये लिखा हो ये गलत होगा। किसको छोड़ के? भूमध्य सागरीय जलवायु को छोड़ के। अगर यहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, लेकिन वो सवाना पूछ रहा है, ठीक। और तीसरा सवाल भी बिल्कुल सही लगाया आपने, आपका आंसर बहुत ही बढ़िया है। तापमान की वार्षिक सीमा भूमध्य रेखा से दूर बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर में आप जून में चले जाओ, जुलाई में चले जाओ, दिसंबर में चले जाओ, जनवरी में चले जाओ, तापमान लगभग एक जैसा मिलेगा, 32 के आसपास ही वहां पे रहता है। तो न तो बहुत ज्यादा गर्मी जून पे होगी, न बहुत ज्यादा ठंडा दिसंबर पे होगा, लगभग एक जैसा मौसम मिलेगा विषुवत रेखा के आसपास। जैसे जैसे यहां से आप इक्वेटर से दूर जाओगे, दूर मतलब पोल की ओर जाओगे, तो वार्षिक सीमा बढ़ती जाती है, मतलब गर्मी में ज्यादा गर्मी और ठंडी में ज्यादा ठंडा, एक औसत है, एवरेज जनरल आइडिया है। तो आपने बढ़िया आंसर दिया, आंसर इज बी, ठीक है। तो आंसर बड़ा बढ़िया दिया भाई आपने इस समय 10th का। ये सीरियलों के नाम भी याद हैं उसको, खतरनाक लड़का है ये। इसके बारे में बताओ। नहीं, सीरियल देखना आज देखो है क्या ना, आज से 10-15 साल पहले ऐसा माना जाता था कि सीरियल्स जो होते हैं वो दिमाग खराब कर रहे हैं, ऐसा माना जाता था पहले। लेकिन अब मेरा मानना है कि जो लोग सीरियल विरियल देख रहे हैं या इस टाइप के घरेलू वाले चीजें, घरेलू कहाँ है उसमें, घरेलू का जैसा कुछ है नहीं वैसे, वो अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, तो वो फिर भी ठीक है। फालतू के न्यूज चैनल देखने से अच्छा है आप सीरियल देखो, आप नचबलिए देखो, आप जो देखना है वो देखो न्यूज चैनल देखने से। और जो समझदार लोग हैं, जो थोड़ा लॉजिकल हैं, दिमाग से प्रोग्रेसिव हैं, वो घरों में, अपने अपने घरों में हर किसी ने किसी से कोई ना कोई दुखी है। किससे दुखी है? जो न्यूज चैनल पे सुबह से शाम तक चिपका हुआ है, उसने अपनी की ट्रेंड बना रखा अपने दिमाग में। वो कह रहा है कि भारत का राष्ट्रगान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रगानों में माना गया है। अब कहां ये सर्वे हुआ, किसने किया, क्यों किया, आज तक नहीं पता चला, लेकिन उसको लगता है कि 2000 के नोट में चिप है। तो नचबलिए वाले को थोड़ी पता है ये सब, वो तो अपना नचबलिए कर रहा है। तो ये 2000 के नोट में चिप लगी है, ये किसको पता है? न्यूज चैनल देख रहा जो रेगुलर। कौन सा वाला? फर्जी वाला। ऐसे हर घर में मिलेंगे आपको, हर मतलब 2 घर छोड़ के फिर भी मिल जाएंगे। बताओ सवाल। कौन सा उष्णकटिबंधीय समाना क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु है? ये सवाल आपको करना चाहिए। अभी तो आप सवाल ठीक कर रहे हो, गुड। मैं आपके परफॉर्मेंस से बिल्कुल खुश हूं इस समय। 11 का कौन सा होगा? समाना की खासियत क्या है? उष्णकटिबंधीय यानी गर्मी होती है यहाँ पे, साल भर वर्षा होती क्या यहाँ पे सवाना में? देखना सवाना क्या है, ग्रासलैंड है। क्या रेनफॉल इन विंटर होता है? क्या एन एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्राई सीजन होता है, या डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन होता है?
कौन सा सवाल सही है? अत्यंत कम शुष्क मौसम होगा या एक निश्चित शुष्क और आर्द्र मौसम होगा, ये आपका सवाल है। 11th का आपने ठप्पा लगाना है। लगाओ लगाओ लगाओ, कौन सा सही है? और सभी लोग आंसर नहीं देते हैं, कई लोग खाली दूर दूर से वो करते हैं। हाँ, जो लोग आंसर नहीं देते, अगर उनको आता है, उनका ध्यान है, तो कोई बात नहीं, आंसर आप नहीं भी देते तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आना चाहिए। हाँ, अब जाके आपको अकल आई है, गुड। ये मैंने पढ़ाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, सवाना। देखो, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को हम कहते हैं सवाना, ये अफ्रीका के ग्रासलैंड से रिलेटेड है। सवाना ग्रासलैंड मतलब जहां गर्मी होती है, इक्वेटर से थोड़ा सा नॉर्थ और थोड़ा सा साउथ गर्मी होती है, पहली बात। तो जब सवाना ग्रासलैंड हम इसको कह रहे हैं, तो साल भर बारिश कैसे हो सकती है? अगर साल भर बारिश हो ही जाती तो घास कैसे क्यों पैदा होती? पेड़ ना पैदा हो जाते, इक्वेटर वाले एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन सदाबहार पैदा होता। केवल सर्दियों में वर्षा, मैंने कहा केवल सर्दियों में वर्षा भूमध्य सागरीय जलवायु में होती है, मेडिटेरियन क्लाइमेट में होती है, इसलिए यह भी गलत है। तीसरा, एक अत्यंत कम, बहुत ही छोटा सा ड्राई सीजन, देखो छोटा सा ड्राई सीजन होता और बाकी समय में वेट सीजन होता तो घास पैदा नहीं होती है ना? जब एक अच्छा खासा ड्राई सीजन होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, बारिश नहीं होगी, तो पेड़ पत्तियां सूख जाएंगी, ठीक है, मॉइस्चर की कमी हो जाएगी। ऐसे में क्या होगा कि जो पेड़ की पत्तियां नीचे गिरेंगी, और हो सकता है जब पत्तियां सूख जाएं, गिर जाएं और हवा चलने लगे तो उसमें मूवमेंट होता है, ऐसे पत्तियां एक दूसरे से टकराएंगी तो अपने आप ही वाइल्ड फायर, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, आग लगने की घटनाएं। तो आग लगने की घटनाएं, तो सवाना का एक बहुत ही खास फीचर होता है कि यहां पर आग लगती, फ्रिक्वेंट आग लगती है जंगलों में। ऐसा नहीं कि किसी ने बीड़ी जला ली और आग बुझा दी और आग लग गई, ऐसा नहीं है। आग खुद ब खुद भी लगती है, जैसा आप देखते हो ऑस्ट्रेलिया में आग लग गई, एल नीनो की वजह से लग गई, ऐसे सुनते हैं ना। तो सवाना में एक बेसिक फीचर इसका यह है कि आग लगने की घटनाएं, तो आग लगती है, और आग लगती है तो फिर आग लगने के बाद पेड़ पैदा नहीं हो पाते हैं, मतलब जो फॉरेस्ट का रूप लेते हैं, क्योंकि हर साल लगभग आग लगती रहती है। तो लेकिन घासें सरवाइव कर जाती हैं। कैसे सरवाइव करेंगी? आग लगेगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा लगभग, कुछ कुछ पेड़ रह जाएंगे। अब आग लगने के बाद फिर से आग बुझ गई, फिर बारिश हो जाएगी, तो बारिश जब होगी तो उसके बाद क्या पैदा होगा? घास जल्दी पैदा होगी कि पेड़ पैदा होगा? ऑब्वियसली घास पैदा होगी, इसीलिए वहां पे घासें डोमिनेंट होती हैं। तो सवाना ग्रासलैंड का मतलब ही यह है कि ग्रासेस आर डोमिनेंट एंड स्कैटर ट्रीज, और पेड़ दूर दूर मिलेंगे। फिर आग लगेगी, फिर घासें फिर पैदा हो जाएंगी, इसीलिए उसको घास का मैदान कहा गया है। और आग लगने के लिए जरूरी है एक ड्राई सीजन आना चाहिए। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। और उसके बाद बारिश हो जाती है। जब आप नेशनल ये डिस्कवरी इस टाइप के चैनल देखते हो ना, आप देखते हो कि कई बार जैसे शेर है, शेर लेटा हुआ है, उसी से 25 मीटर दूर में हिरन भी लेटा हुआ है, फिर आपको लगेगा कि शेर और हिरन दोनों एक ही जगह लेटे हुए हैं। या हो सकता है भैंस, जंगली भैंस भी वहां पर कुछ देर में लेटी हुई हो। तो इस फोटो को अगर डाल दिया जाए इंस्टाग्राम पे या उस पे, किस पे, किसी भी सोशल मीडिया चैनल पे, तो सबसे पहला कमेंट कौन सा आएगा? उसमें आएगा, जाखो राकेश साईं मार सके न कोई। ये बहुत ओल्ड वाला है, वो बात सही भी है कई जगह पे, लेकिन फिर नीचे कहेंगे वाह बिल्कुल सही कहा तुमने। फिर नीचे होगा, यहां पर कमेंट पढ़ने कौन कौन आया है लाइक करो, फिर हम लाइक ठोक देंगे उसको। कई लोग तो कसम भी खिलवा देते हैं कि कसम खाओ कि हम लाइक करेंगे। तो यहां पर जाको राके साइया वाली कोई बात नहीं है, इसको लॉजिकल तरीके से देखना है। वो सीजन हो सकता है कि बहुत ही ड्राई सीजन हो, एकदम ड्राइनेस हो, घास नाम की चीज ना हो, पानी भी ना हो। तो पानी को बचाने के लिए शेर है, बाघ है, उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो हिरन के पीछे जाके उसका पीछा कर सके। पता चला पीछा किया, पकड़ा नहीं गया, 200 मीटर 300 मीटर भाग गया, और जो अंदर जो पानी स्टोर था वो भी कम हो गया, वो हांफने लग जाएगा। तो कहता छोड़ो यार, 1-2 दिन बिना खाई रह जाएंगे, पानी के उसमें हम अटैक नहीं करेंगे। ये होता है, सब थक जाते हैं, वेट करते हैं कि कब बारिश होगी। और जब बारिश होती तो ठीक ठाक बारिश होती है। फिर देखा होगा आपने, जब बारिश होती तो तुरंत नई नई घासें, क्यों? आग लगी है, उसमें सब जो नेचुरल मिट्टी विट्टी है फर्टाइल हो गई है, तो फिर से नई नई घासें आ जाती, फिर हिरन उसको खाता है,
उसको एनर्जी आती है, फिर शेर हिरन को खाता है, उसको एनर्जी आती है, तो फिर एक को चलता है उनका माहौल। ठीक है, तो हर जगह जाको राके साइयां मार सके ना कोई नहीं होता है, इस समझ गए? नहीं तो गाड़ी में ब्रेक ही नहीं लगाई जाती, आगे लिख दिया जाता जाको राके साइयां, देखो ट्राई करते हैं आज क्यों, कौन कौन बचते हैं कौन कौन मरते हैं। हाँ शेयर भी करो, ऐसे होता है ना ये सब होता है, तो इसी टाइप की चीजें हैं। लेकिन उस पे एक नीचे ये भी होगा, मान लो यही फोटो आ जाए, यही नीचे नीचे भी लिखा होगा विराट कोहली को लाइक करने वाले फॉलो करें, तो उसमें सबसे ज्यादा उसी को लाइक करेंगे, मतलब वहां विराट कोहली का कोई काम नहीं है, लेकिन एक बीच में कोई खूंखार आदमी आया उसने ऐसा लिख दिया, तो वहां की ओर ज्यादा ध्यान है उसका। सोचो इस चीज के बारे में कि कभी कभी क्या हो रहा है, पढ़ाई से ज्यादा इस चीज के बारे में सोचा करो कि ये क्या है, ये कौन है, ये लोग कहां से आते हैं। लिखो आगे। तो आपने आंसर बिल्कुल सही दिया, गुड, आंसर इज डी। 12वां नंबर बताओ। यह वर्षा और सूखे की बारी बारी से अवधियों से जुड़ी पवन की दिशा के मौसमी उलटफेर की विशेषता है। कौन सी जलवायु? ये तो सवाल आना चाहिए आपको, मानसून वाला मैंने पढ़ाया भी था आपको, मतलब मानसून नहीं पढ़ाया था लेकिन मैंने ओशन करंट में आपको जिक्र किया था इसका। वो कह रहा है कि मानसूनी क्लाइमेट में एक सीजनल रिवर्सिबल ऑफ विंड डायरेक्शन है, मतलब हवा जिस ओर जाती है फिर वापस हो जाती है ना, और इसमें ऑल्टरनेट पीरियड्स होते हैं, कभी बारिश होती है कभी बारिश नहीं होती है मानसूनी क्लाइमेट में। क्या ये सही बात है? दूसरा स्टेटमेंट है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया में भारी वर्षा का कारण प्रवाहित होते हैं। इंग्लिश में पढ़ो। साउथ ईस्ट ट्रेड फ्लो कॉज हैवी रेनफॉल इन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। क्या ये बात सही है या नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट आपको आना चाहिए गलत है कि सही है, दूसरा न भी आए तब भी काम चलेगा। तो आप 12वें नंबर पे आप बताओ कि कौन सा आंसर है 12 का। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन एक ऑप्शन तो इसमें बिल्कुल ही सही है, वो कौन सा है जरा स्टेटमेंट में कमेंट करके बताओ। आप लोग ज्यादातर आंसर लगा रहे हो सी। ठीक है, मानसून क्या है? मानसून ये आता है, इसको साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं जून जुलाई अगस्त में, और ये फिर वापस चला जाता है, इसको रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। तो मानसून का मतलब ही यही है, एक कंप्लीट रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स, मतलब पवनों की दिशा में वर्ष में पूर्ण परावर्तन। मानसून आया मानसून चला गया। पहला आंसर बिल्कुल सही है। दूसरा है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स फ्लो कॉज। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड का मतलब क्या है? देखो यहां पे ये क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये होती है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट जो हवा जिस डायरेक्शन से आएगी उसका नाम वही होता है। तो इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने, आप ट्रांसलेटर उस पर पढ़ते हो। अब जब यही हवा जब इक्वेटर को पार करती हैं तो फिर ये ऐसे फेरल के नियम से दाईं ओर मुड़ जाती है, फेरल्स लॉ, ठीक है, ऐसे जाके ऐसे, और इन्हीं को फिर साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। तो बेसिकली यही हवाएं हैं जो हिंद महासागर से इंडियन ओशन से आती हैं और भारत में बारिश करती हैं। तो उस हिसाब से ये आंसर आपका सही हो सकता है। ठीक है, ये वाली इधर आती हैं क्योंकि यहां हाई प्रेशर होता है, यहां लो प्रेशर होता है, आती हैं ये लेफ्ट की ओर इसलिए जा रही है क्योंकि कोरियोलिस फोर्स, और यहां से जब इक्वेटर को पार करेंगे तो राइट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएंगी ड्यू टू द फेरल्स लॉ और कोरियोलिस फोर्स, इसी को साउथ वेस्ट मानसून कहा जाएगा। तो आंसर इज बी, करेक्ट है। तो आपने अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड, आंसर इज सी, ये आंसर आपने सही दिया। अब आप आंसर थोड़ा सही दे रहे हो, थोड़ा सा गलियाना भी बड़ा जरूरी है, मैं समझ चुका हूं आपको, मैं कल से क्लास लेते ही आपको गलियाना शुरू कर दूंगा, आते ही पहले 5 मिनट आपको गलियाया जाएगा, आपकी अंतर की आत्मा जो है ना उसको थोड़ा सा झकझोर दिया जाएगा, उसके बाद आपका आंसर देना सही हो जाएगा, फिर मुझे ऐसा लग रहा है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु दाब पेटियों के खिसकने से संबंधित है? थोड़ा सा दिमाग लगाना। वो कह रहा है कि एयर प्रेशर बेल्ट्स जो होती हैं उसके खिसकने की वजह से कौन कौन सी पैदा होती है, आपको सही आंसर देना है इसमें से।
इंग्लिश हिंदी दोनों देख लेना आप। इक्वेटोरियल क्लाइमेट, मेडिटेरियन क्लाइमेट, मानसून क्लाइमेट एंड वेस्टर्न यूरोप टाइप ऑफ क्लाइमेट। सवाल बहुत अच्छा है। सवाल अच्छा सवाल है, ये यूपीएससी के लायक सवाल है, और अगर आपको पता हो तो आप इसको कर सकते हो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, फिर भी आंसर लगा दिया करो, मैं बता दूंगा। एयर प्रेशर बेल्ट्स, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स, देखो मैं बता देता हूं इसका क्या आंसर होगा। देखो होता क्या है ना, जैसे ये अर्थ है, ठीक, ये इक्वेटर है, तो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं डोल्ड्रम वैसे मेनली। ये होता है 30-35 नॉर्थ एंड 30-35 साउथ। इस एरिया में ऐसे जो हवाएं चलती हैं इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, और इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो अभी पढ़ाया था मैंने। और इन्हीं की हवाएं जब ऊपर उठती तो यहां पर बारिश होती है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ये वाला। इसके बाद 30-35 से 60-65 के बीच में वेस्टर्ली यानी पछुआ पवनें चलती हैं, ऐसे और ऐसे, ये वेस्टर्ली विंड है, ये मैंने कल भी बताया था आपको। और सबसे ऊपर है पोलर विंड्स जो पोल से आती हैं, ठीक है, ऐसे चलती हैं। तो ये है आपकी ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनें, ये है आपकी वेस्टर्ली, ये वाली भी और ये वाली भी, और जो पोल से आ रही ये वाली इसको पोलर बेल्ट्स कहते हैं, पोलर विंड्स कहते हैं। अब ये कह रहा है कि ये जो बेल्ट्स हैं इनमें जो चेंज होता है उसकी वजह से कौन कौन सा क्लाइमेट आता है। तो देखो इक्वेटोरियल क्लाइमेट को कोई खास फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक, तो इक्वेटर के आसपास जो क्लाइमेट है उसको कोई खास फर्क इससे नहीं पड़ता है, तो पहला वाला तो नहीं है। भूमध्य सागरीय जलवायु, मेडिटेरियन क्लाइमेट, बिल्कुल ये बिल्कुल अच्छा खासा सवाल है। मेडिटेरियन क्लाइमेट, भूमध्य सागरीय जलवायु, इसमें जाड़े में बारिश की वजह ही यह है शिफ्टिंग ऑफ एयर प्रेशर बेल्ट्स। अब ये पूरा कैसे होता है तो इसको मैं यहां पर उतना एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा। तो भूमध्य सागरीय जलवायु में जो हम विंटर रेनफॉल कहते हैं ना, रेनफॉल इन विंटर सीजन, समर सीजन इज ड्राई, तो इसी वजह से कहते हैं कि बेल्ट्स यानी हवा ऊपर नीचे खिसकती। क्यों खिसकती है? क्योंकि ये जो डायग्राम हमने बनाया, ये आइडियल डायग्राम तब बनाया जब सन कहां पर है, इक्वेटर पे वर्टिकल है। लेकिन हम कहते हैं कि सन जो है 21 ऑफ जून को इक्वेटर पे वर्टिकल होता है, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल होता है, 23 ऑफ सितंबर को इक्वेटर पे वर्टिकल होता है, फिर दिसंबर में वर्टिकल होता है। मतलब सन तो अपनी जगह ठीक है, अर्थ क्या करती है, रिवॉल्व करती है, सन के चारों ओर घूमती, जिसकी वजह से वो अलग अलग जगहों पे वर्टिकल होती है उसकी रेज। तो जहां जहां सन की रेज वर्टिकल होंगी वहां वहां का टेम्परेचर चेंज होगा, उसकी वजह से प्रेशर चेंज होगा, तो प्रेशर बेल्ट्स में चेंज होता है। और जब प्रेशर बेल्ट में चेंज होता है तो मतलब ये जो ट्रेड विंड है मान लो यहां चल रही है तो हो सकता है यहां चलने लग जाए, जो वेस्टर्ली यहां चलती है किसी समय वो चलता हो सकता है यहां चल जाए। कब? जब सन नॉर्थ की ओर मूव करेगा। जब सन साउथवर्ड होगा, जैसे आजकल सन कहां है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास वर्टिकल होने वाला है 22 ऑफ दिसंबर को, तो ऐसे में जो ट्रेड विंड यहां है वो यहां चलेगी, जो वेस्टर्ली यहां है वो यहां चलेगी, शिफ्टिंग होता है। तो शिफ्टिंग की वजह से सबसे ज्यादा जो क्लाइमेट इंपैक्ट डालती है वो है भूमध्य सागरीय जलवायु, मेडिटेरियन क्लाइमेट, ठीक है। और दूसरा है मानसून। हम गर्मियों में ही क्यों मानसून आता है, अभी क्यों नहीं मानसून आ रहा है, कहीं ना कहीं सन का रोल है ना उसमें। तो मानसूनी जलवायु और भूमध्य सागरीय जलवायु, अब मैं पूरा तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ना इसको, क्योंकि जब हम क्लास में इसको पढ़ते हैं तो काफी टाइम इसको देते हैं हम, लगभग 40-50 आवर्स का क्लाइमेटोलॉजी होता है बढ़िया से पढ़ाने में, तो आप वहां इसको देख सकते हो। हाँ मैंने एक क्लास ली थी यहाँ पे पीसीएस की, एक हार्ड एंड फास्ट कहते हैं जिसको, बहुत तेज मैंने क्लास करवाई थी इससे 1 महीने पहले। आप वो वाली क्लासेस देख सकते हो, यूट्यूब पे पड़ी होंगी इसी चैनल पे, वो भी आप कर सकते हो। आंसर इज सी, ठीक है, आंसर सी है। ये सवाल आपको नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। इनमें से कौन सा देश भूमध्य रेखीय जलवायु की श्रेणी में नहीं आता है? ये कह रहा है कि कौन सा कंट्री है जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट जहां पे नहीं है। कांगो में, इथोपिया में, गैबन में, जायरे में, ये वर्ड मैंने यूज किए थे अभी थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो। तो कहां पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट नहीं पाई जाती बताओ, किस जगह पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट नहीं पाई जाएगी? तो आपका क्वेश्चन है 14th का कौन सा सवाल होगा ये?
एक आंसर आया है बी, क्या ये सही बात है? दूसरा भी आया है बी, वाह क्या बात है। तीसरा भी आया बी। बहती गंगा में हाथ धो रहे हो कि दिमाग से लगा रहे हो? कोई ऐसा नहीं तो बी के अलावा भी कोई आंसर दे सके? है किसी में वो वो क्या कहते हैं, जुनून, वो जोश जो थोड़ा अलग करके दिखाए? भीड़ के साथ तो सभी चलते हैं, वही है ना, आईएएस तो सभी बनते हैं। तो सबका आंसर बी है। ठीक है, अच्छा आंसर है, बी ही इसका आंसर होगा। मैंने पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, इक्वेटर के आसपास देखो, मैप देखा करो, एटलस आपके सामने जब आप पढ़ते हो ना, जब आप टेबल के सामने पढ़ते हो, टेबल पे ही पढ़ा करो हमेशा। क्यों पढ़ा करो? क्योंकि आपको मेंस लिखना है, तो आपके जो लिखने की आदत है टेबल पे होनी चाहिए। लेट के कभी कभी चलता है, लेकिन हमेशा ही लेट के लिखना, लेट के वो पुराने जमाने में मैं खत लिख रहा था, खत गलत हो जा रहे थे, फिर उड़ जा रहे थे, वो फिल्मों की सीन नहीं चलती हो, है ना, लेट के लिखा जा रहा है, कोई ऐसे लिख रहा है, वो सब फर्जी की बातें हैं, वो यहाँ नहीं चलेंगी, समझ गए? तो आप जो माहौल आपको एग्जाम में मिलेगा उसी माहौल में पढ़ना है। सामने एक मैप जरूर लगाया करो, ठीक है, उससे आपको धीरे धीरे चीजें याद हो जाएंगी। पता चला एक दो क्वेश्चन खाली बैठे बैठे आप मैप देखते देखते कर गए। ठीक, तो कांगो यहीं पर है, गैबन यहीं पर है अफ्रीका में, तो कांगो है, गैबन है, और क्या लिखा है इसने? जायरे। जायरे भी नदी भी तो है, कांगो एक नदी है और उसका दूसरा नाम जायरे भी है। तो कांगो, जायरे, गैबन, ये सारे देश इक्वेटर के पास है। इथोपिया थोड़ा सा नॉर्थ में है ना, सूडान के बगल में। इथोपिया थोड़ा सा नॉर्थ में है, तो इथोपिया में आपको ये वाली क्लाइमेट नहीं मिलेगी। ठीक है, देखो लेट के पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है, लेट के क्या होता है ना, खाली टाइम पास होता है। आदमी लेटा हुआ है, बेहोश है, और अभी पढ़ रहा है वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहां पे पाई जाती है, इस टाइप की चीजें वो पढ़ेगा, और थोड़ी देर में वो कहां पहुंच गया, वो थोड़ी देर में वो सपनों में चला गया कहीं और ही, कि यार वहां शादी में मैं जाऊंगा, मैं किस गाड़ी से जाऊंगा, फिर गाड़ी से जाने के बाद वहां क्या क्या खाना होगा, कि मुझे कितने लोग वहां देखेंगे, ओहो, फिर मेरी क्या होगा वहां, कैसा होगा, जो जो आप मन में सोच रहे हो, अपने मन में कहानियां बनाओ। तो इस टाइप के सवाल ख्याल आते जाते हैं, फिर पता चलता है 25 मिनट हो गई, वो सोचते सोचते वहां पहुंच गया, और पता चला घड़ी में तो उसको 1 घंटा हो गया पढ़ते हुए, आउटपुट कितना निकला। ऐसा होता ना, ये सभी के साथ होता है, किसी के साथ किसी के कम या ज्यादा। तो इसलिए जरूरी है कि आप एक्टिव मोड में पढ़ा करो। कभी कभी अलग बात है कि आप थक गए, आप लेट गए, ठीक है, लेकिन लेट के पढ़ाई करना कोई मतलब मकसद नहीं है उसका। वो आपको लगेगा कि हम कंफर्ट फील कर रहे हैं, आज 2-3 घंटे से बैठे हुए, आउटपुट कितना निकला, कुछ भी नहीं निकला। ठीक है, तो ये सब बातें नहीं करनी है, ज्यादा पढ़ाई लिखाई करना है। ठीक, तो कल हम मिलें फिर आपको। इतना तो पढ़ लिया आपने, काफी पढ़ लिया आज। इन सारे सवालों को एटलस में देखना है आपको, कौन कहां पर है। और दूसरा, जब आपने नोट्स बनाए हैं ना, जब आपने नोट्स बनाए होंगे इस समय, तो उसके बाद आप पढ़ाई करो किसी भी किताब से, या अपने जो क्लास नोट्स हैं वहां से उनको टच करो, तो ये चैप्टर आपका अच्छा खासा कंप्लीट हो जाएगा उससे, और दिमाग में भी बैठेगा। ओके, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम आपको।